है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तो हो गया, कोई छूटा नहीं। चलिए किन्हीं का नहीं छूटा है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ही बनाने में आपकी बहादुरी है, बस इतना ही याद रखिए। बिना क्वेश्चन का तो कुछ होता ही नहीं फिजिक्स में, ये बात आपको पहले से पता है। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको जो मिला है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है आपका 36, है ना। देखिए 36 नंबर प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा ध्यान से। ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 36 नंबर प्रॉब्लम। A refrigerator work between 4 degree and 30 degree. It required to remove 600 calorie of heat every second in order to keep the temperature of refrigerator constant है। The power required is, अच्छा ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। आपका रेफ्रिजरेटर का एक फिगर पहले बना लीजिए आप, सिंपल फिगर, यानी हीट पंप का सिंपल फिगर बना लीजिए। और आप यहाँ पर लिखिए अब क्या है, रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो होगा आपका ऊपर वाला टेम्परेचर, यानी जिसको T1 कहते हैं। ये T2 जो होगा 4 डिग्री होगा। और पहले ही हम कह चुके हैं कि इसको जब भी बनाइएगा तब केल्विन में ले जाकर बनाइएगा। आप बताइए केल्विन में लिखिए क्या होगा। केल्विन में लिखिए तो 273 जोड़िएगा, तो 273 और 4 277 केल्विन, और 273 में जोड़िएगा तो कितना होगा 303। कितना होगा 303 केल्विन होगा। देख लिए ध्यान से। कहता है कि पावर कितना रिक्वायर्ड होगा मोटर का, ये बताइए। पावर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपका पावर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात, पावर की बात कर रहा है। यानी वर्क निकाल लीजिए तभी ना पावर निकलेगा, वर्क इन टाइम को ही पावर कहेंगे ना, यानी वर्क डन निकालना है। मतलब सिस्टम पर कितना काम किया गया, जैसे मोटर को काम कर रहा होगा फ्रिज के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा ना, तो उसका पावर की बात कर रहा है। उसका क्या कर रहा है, पावर की बात क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो जब पावर की बात पूछ रहा है इसका मतलब ये वर्क आपको निकालने के लिए कर रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला पढ़े हैं। चलिए अब आप ही लोग से पूछते हैं, हैप्पी राज बताइए तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या होता है, बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से। Q2 by W, W Q2 by W। और टेम्परेचर के टर्म में बोलिए T2 by T1 minus T2, T2 by T1 minus T2। ये बात समझ में आ गया। तो यही दो फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। देख लीजिए सामने रखा हुआ फार्मूला आपको। अब देखिए क्वेश्चन में कर रहा है ना, कहता है रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन इतना इतना, इट रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकंड इन ऑर्डर टू कीप टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर केप्ट कांस्टेंट होगा। वहां पर स्पेस कांस्टेंट है ना, उसमें केप्ट कांस्टेंट होगा, केईपीटी केप्ट कांस्टेंट। तो कहता है इट रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकंड। एवरी सेकंड हीट मतलब रिमूव किया जाता है। रिमूव कहां से करेगा, यहाँ रेफ्रिजरेटर में यहाँ से लिया जाता है, यानी यहाँ से वो 600 कैलोरी चला है, यानी कि यहाँ से Q2 जो है वो 600 कैलोरी चला है, और ये कैलोरी में चला है। अब पर मिनट में है कि सेकंड में, ये देख लीजिए पहले। एवरी सेकंड, पर सेकंड में है इतना। अब बताइए ध्यान से, आपको निकालने के लिए है वर्क, तो एक ही वो फार्मूला पर तो क्वेश्चन बन गया। आप बताइए कि जो पूछे हैं वो क्या सोचे थे, यानी लैंग्वेज नहीं समझ में आया। ये फार्मूला अगर याद रहता और ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा आप सोचिए कि हवा हवाई में तो काम नहीं बनेगा। आप सीधा वर्क निकाल दीजिए आप। तो वर्क जब निकालिएगा तो आप Q2 तो आपको आ गया 600 कैलोरी है, याद रखिएगा यूनिट, नहीं तो 4.2 से गुना कर दिया था जूल पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। अब पर सेकेंड है तो ये पावर हो गया, पर सेकेंड है तो ये पावर हो गया, तो ये भी पावर हो जाएगा। मतलब टाइम से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए तो पावर पावर नहीं बन जाएगा।
तो मोटर का पावर ये होगा, यानी वर्क पर सेकेंड हो जाएगा, ये वर्क पर सेकेंड निकलेगा, क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पर पावर वाला, मतलब 600 कैलोरी पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को पावर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर T2 कितना है, तो 277 है, T1 कितना है 303 है, अब -277 है। देख लीजिए ध्यान से, अब जरा गौर कीजिएगा, तो आपको वर्क पर सेकेंड निकालना है, वर्क पर सेकेंड यही तो निकालना है। जब ये निकालिएगा तो आप 600 इंटू 4.2 और इंटू कितना, इसमें से घटा लीजिए, कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा, सॉरी 30 नहीं आएगा, कितना आएगा देख लीजिए ध्यान से, 26 आएगा ना, 26 आएगा, और 26/277 इतना वाट हो जाएगा आपका आंसर। इतना ही वाट आपको रिक्वायर्ड है, देख लीजिए ध्यान से। और आंसर की बात करते हैं तो 3 दूनी 600, अच्छा 8, मतलब 236 के आसपास आंसर आएगा। ए नंबर देखिए तो आंसर, उसको जब गुना भाग कीजिएगा तो 236 के आसपास आएगा, 236 के आसपास आएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। आगे अब समझ में, इसको गुना भाग करेंगे तो 236 दशमलव, कहिए सर आप डायरेक्ट अंदाजा कैसे मारते बिना गुना भाग के? तो देखिए हम भी पहले से नहीं जानते थे, एक बात बता दीजिए, और हम गुना भाग कैसे किए, देखिए डायरेक्ट वो समझ लीजिए बात को, बोर्ड पर ध्यान दीजिए तब समझाएंगे गुना भाग जल्दी जल्दी कैसे हम किए। जो देखिए ये लगभग था, तो इससे डिवाइड कीजिए तो कितना बार का कटेगा, 2 टाइम से ज्यादा, 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 2 टाइम से ज्यादा कीजिएगा तो 8, 4 दूनी 8 से ज्यादा हो जाएगा। इसका टेबल पढ़ लिए 9 बार, तो आपका आ जाएगा लगभग उतना ही। और उसके आसपास एक ऑप्शन दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे सेट किया है, 236.5 दिया है, और नहीं तो 23.65 किया है, तो उतना तो डिफरेंस भागेगा नहीं, वो है 2000 में लेके चला गया, तो ऑप्शन से ही पकड़ा गया कि आपका वही गुना भाग करके आएगा आंसर, ठीक है। तो कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये बताइए अब हमको, यानी कि ये जो है ना आपका रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के पीछे जो मोटर लगा रहता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, उसका पावर है, इतना पावर वो कंज्यूम करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, इतना वाट पर सेकेंड, यानी कि वेरी मतलब लगता है दरवाजा खोल के छोड़ दिए तब ऐसा काम कर रहा है। याद कीजिए फ्रिज के ऊपर लिखा रहता है ओके टेस्टेड, नाम सुने होंगे, फ्रिज के ऊपर लिखा रहता है ओके टेस्टेड, और उसमें लिखा रहेगा 500 यूनिट पर ईयर, 500 यूनिट पर ईयर, है ना। और 5 स्टार वाला लीजिएगा ना तो उसमें और कम लिखा रहेगा, और क्या होगा, कम लिखा रहेगा, इस बात को समझ लीजिए। 5 स्टार वाला लिखेगा तो क्या होगा, उसमें और कम लिखा रहेगा, जैसे मेरे फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ 515 यूनिट पर ईयर, तो 515 यूनिट पर ईयर का मतलब क्या हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में मात्र वो फ्रिज 515 यूनिट बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 515 यूनिट ही, यानी कि पावर के हिसाब से देखिए तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है वाट में। तो कहिए सर वो 515 कब यूज करेगा, तो ओके टेस्टेड का मतलब जानते क्या है, सालों भर में फ्रिज का दरवाजा कभी मत खोलिएगा तब यूज करेगा वो। ऐसा ही तो गजब बात हो गया, जब फ्रिज रखेंगे दरवाजे नहीं खोलेंगे फ्रिज का तो रखेंगे घर में क्यों। लेकिन ओके टेस्टेड कंपनी का मतलब वही होता है, बस इतनी सोच लीजिए कि फ्रिज का दरवाजा सालों भर बंद रहेगा, एक भी दिन नहीं खोलिएगा ना, और लगातार उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता रहेगा, तब 515 यूनिट खाएगा। जितना ज्यादा बार दरवाजा खोलिएगा यूनिट बढ़ जाएगा, और खुला छोड़ दिया ज्यादा देर तक तो और बढ़ेगा। और एक बात समझ लीजिए, अगर पंखा चालू है रूम में, आप फ्रिज खोले तो उसका टोटल हवा ठंडा बाहर निकल जाता है फट से, आपको बहुत मजा आता होगा गर्मी में। लेकिन उसको जब बंद कर देते हैं ना, तब फ्रिज देखिएगा उसका ताकत जोर से आपका वो उसका अंदर का मोटर चलने लगता है, क्यों, क्योंकि वो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा उसको। तो रेफ्रिजरेटर इसी तरह से वर्क करता है। और उसका देखिए एक बात समझ लीजिए, नीट वाले और जेई मेन तक वाले, एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कभी, एक आध बार पूछा है, लेकिन नीट और जेई मेन में मतलब हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर मिला करके आपको एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हाल में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और फार्मूला इतना आसान, कैलकुलेशन इतना आसान, इसमें ना तो आपको सोचना है कि कौन ब्लॉक किधर से आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है कि नहीं लगाना है,
इसलिए ये सब टॉपिक को कभी मत छोड़िए। अब देखिए 36 नंबर के बाद हम आते हैं कहां पर, 40 नंबर में। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस बिकम्स 32 times of its initial value. The final pressure of gas is found to be n times the initial pressure. Find value of n. जेई मेन 2020 में पूछा है 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब तक नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस बिकम्स 32 टाइम। तो देखिए एक गैस, देखिए आपको थोड़ा सा जेई मेन वाला दिमाग लगवाया है। डेंसिटी बराबर होता है फार्मूला मास बाई वॉल्यूम। अगर इस सिस्टम का, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में याद रखिए कंटेनर पूरा पैक होता है, याद कर लीजिएगा। तो आप समझिए बात को ध्यान से कि मास बाई वॉल्यूम होता है। मास ऑफ गैस तो बदलेगा नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर बदलेगा। अगर ये 32 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम 32 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आएगी। देखिए कितना डाटा कंफ्यूज करके देता है, क्योंकि आप पढ़े फार्मूला पीवी P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। आप ये फार्मूला पढ़े। डेंसिटी के टर्म में तो फार्मूला ही नहीं पढ़ाए हम, और क्वेश्चन दे रहा है डेंसिटी में, तो जो पूछे वो कंफ्यूज कर गए हैं। तो याद कीजिए कि कोई सिस्टम के अंदर, गैसेस सिस्टम के अंदर अगर ये डेंसिटी दिया हुआ है और कहता है कि डेंसिटी 32 टाइम्स बढ़ गया, तो मास तो बढ़ा नहीं होगा, इसका मतलब वॉल्यूम 32 टाइम्स घट गया होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए। और ये समझ में आ गया तो हमको तो P2 निकालने में मजा आ जाएगा, क्योंकि ये P1 होगा और होगा V1 बटा V2 का पावर गामा होगा, और फाइनल वॉल्यूम जो है 32 गुना घट गया तो 32 चला जाएगा ऊपर, और यानी कि P2 बराबर लिखिएगा P1 और क्या V1, V1 बाई 32, तो 32 ऊपर, और डाई एटॉमिक गैस है तो डाई एटॉमिक का गामा क्या होता है, तो डाई एटॉमिक गामा होता है कितना होता है, बोलिए जल्दी से, 7/5 होता है। कितना होता है, 7/5 होता है। अब वॉल्यूम कट गया। अब आपको कहता है वैल्यू ऑफ एन निकालना है बाद में, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं P2 बराबर होगा P1, और यहाँ पर हो जाएगा 32। 32 को 2 का पावर 5 लिखा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए पहले से। 2 का पावर 5 मतलब 32 होता है। अब इसको जब कीजिएगा गुना भाग, तो थोड़ा फिर से मैथ में आ जाइए। 2 इंटू 5 है, और ये 7/5 है, 5 कट गया। अब 7 बार कीजिएगा तब P2 बराबर क्या होगा, आप बताइए। 7 बार कीजिए, 128 आएगा। कितना आएगा, 128 टाइम्स ऑफ P1 आ गया। ये वैल्यू आपको आया आंसर में। अब ऑप्शन में n करके कुछ दिया हुआ है, कहता है द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। n टाइम्स ऑफ प्रेशर यानी फाइनल प्रेशर है जो इनिशियल प्रेशर का n टाइम है, यानी क्वेश्चन में इसको n कह रहा है, तो यही तो n का वैल्यू है। यानी कि n बराबर कितना हो गया, 128 हो गया। यही आंसर आ गया आपका, 128 टाइम्स हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, अब ये बताइए आप लोग। देख लिए ध्यान से, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो फटाफट हो जाएगा, और नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा तो कैसे बनेगा आप खुद सोचिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कि समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है सर, ये थर्ड स्टेप फिर से बता दीजिएगा। थर्ड स्टेप। अच्छा ये वाला 40 नंबर, यस। चलिए फिर से बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में आप लैंग्वेज पहले पढ़िए। लैंग्वेज में क्या कहा है कि डेंसिटी है जो 32 टाइम्स बढ़ गया है, ये कहा है ना क्वेश्चन में। देख लीजिए ध्यान से, जब डेंसिटी 32 टाइम्स बढ़ गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको एडियाबेटिक कंटेनर में। तो याद कीजिए एडियाबेटिक कंटेनर में जब आपका रहेगा ये अनक्लोज सिस्टम है, तो आप समझ लीजिए कि डेंसिटी अगर 32 गुना बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलिए आप ही लोग। सर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम 32 गुना डिक्रीज करेगा, इसका मतलब तो वॉल्यूम जब 32 गुना डिक्रीज किया तो इसी बात को समझना था कि वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम जो है, यानी इसका मतलब ये फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल का 32 गुना घट गया है। अब हम फार्मूला ये जानते थे, उस फार्मूला को यहाँ कर दिए। अब V1 तो ये V1 है, लेकिन V2 क्या है, V1/32 है, इसको पुट कर दिए तो ये कट गया आपका। और 32 को हम लिखते हैं 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 लिख दिए।
अब 2 का पावर 5 इंटू 7/5 डायटोमिक गैस का गामा होता है इतना, तो गामा का वैल्यू लिख दिए थे। अब 2 का वैल्यू 7 का मतलब होता है 128। देख लीजिए क्या होता है आपका, ये 128 होता है। तो कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइनल प्रेशर जो है इनिशियल प्रेशर का n टाइम्स हो गया है, 10 का वैल्यू कितना होगा, 128 होगा। आगे समझ में, देख लीजिए यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम हर हाल में समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आपका अब है 41। देखिए ये भी जेईई मेन 2020 में क्वेश्चन पूछा है 6 सितंबर में। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एन इंजन ऑपरेटेड बाय टेकिंग ए मोनोटॉमिक गैस थ्रू अ साइक्लिक shown in the figure, the percentage efficiency of engine is close to, जा इसका तो फिगर ही छूट गया है ना, इसलिए क्वेश्चन में अधूरा रह गया, फिगर प्रिंटेड जो किए हैं उनका नहीं दिया हुआ है। देखिए अ लीटर ऑफ ड्राई एयर एसटीपी एक्सपेंड एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, गामा 1.4 है, वर्क डन बाय एयर इज कितना होगा। तो सिंपल तो है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, आप ही लोग बोलिए, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला बोलिए। 42 में P2 V2 minus P1 V1 P2 V2 माइनस P1 V1 बाई क्या, आप ही बताइए। गामा माइनस गामा गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 की 1 माइनस गामा, 1 minus gamma गामा माइनस 1, 1 minus gamma 1 minus gamma 1 ठीक माइनस है, होता गामा, है गामा माइनस 1, याद रखिएगा। फिर गामा माइनस 1। देखिए लिख दिए, आप कॉपी मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर लीटर में दिया है, सबसे बड़ा टेंशन ये दिया है, और हम लोग फिजिक्स वाले किसमें बनाते हैं, मीटर क्यूब में। यहाँ पर टेंशन ये है, आपको लीटर में दिया है चेंज इन वॉल्यूम, और हम लोग फिजिक्स वाले किसमें बनाते हैं, मीटर क्यूब में, क्योंकि ये साइन पे बनाना पड़ेगा आपको सब कुछ, तभी आपका आंसर आएगा, और नहीं तो आंसर आएगा नहीं। तो लीटर ऑफ अ ड्राई गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड तो वॉल्यूम ऑफ 3 भी इफ इतना, तो वर्क डन बाई एयर क्या होगा, जबकि 3 का पावर 1.4 का वैल्यू दे दिया आपको। तो देखिए एक तो पहले बात आपको ये निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम तो चेंज दे दिया लेकिन प्रेशर का चेंज नहीं दिया है, तो प्रेशर का चेंज नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो प्रेशर का चेंज इक्वल टू क्या लिखिएगा वो समझ लीजिए, पहले ध्यान समझ लीजिए। आप प्रेशर का चेंज बराबर P2 बराबर पहले ये निकालना पड़ेगा कि P1 V1 बाई V2 का पावर गामा, पहले आपको प्रेशर फाइनल निकालना पड़ेगा। तो P2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। और STP मतलब कितना प्रेशर होता है शुरुआत में, ये बताइए आप लोग। STP का मतलब क्या केमिस्ट्री में समझते हैं, प्रेशर कितना, 5 atm 1 atm 1 atm 1 atm, तो 1.01 गुने 10 to power 5 और V1 बाई V2, तो लीटर जो है वो तो 3 गुना, पहले 1 लीटर था बाद में 3 लीटर हो गया है। तो आप लिख सकते हैं, रेशियो में तो टेंशन नहीं होता है, एक्सपेंड तो 1/3 लीटर, और गामा का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 पहले से दे दिया है। और देखिए गुना भाग भी आपको लिए कितना आसान कर दिया था, हमको पता ही नहीं था, 0.1 गुने 10 to power 5 और 3 का पावर 1.4 का वो वैल्यू दे रखा है पहले से, देख लीजिए 4.665, यानी कहता है कि हम वैल्यू दे दिए हैं, यानी समझ लीजिए कि आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा था कि आपको पहले ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और हो गया ये 4.6555 3 बार दे दिया है। ठीक है, ऐसे दे दिया है। अब जब P2 और निकल गया, V2 भी पता है, और लेकिन यहाँ पर एक बात याद कीजिएगा, आपको जो यूज करना है वो कैसे यूज करना है, वॉल्यूम को भी यूज करना है आपको, क्या चीज में, लीटर में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वर्क बराबर जो हो गया फार्मूला
P2, तो P2 का वैल्यू इतना आया है 1 पॉइंट, देखिए हम लिख रहे हैं 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 और डिवाइडेड बाई है 4.6555 है, ऐसे है। और V2 जो है 3 लीटर है, तो 3 इंटू 10 टू पावर 1, देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो याद कर लीजिएगा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब होगा, तो 10 टू पावर -3 यहाँ लिखाएगा। फिर पूरा में जो माइनस है ये P1 V1 लिखाएगा, यानी P1 कितना था, तो 1.01 गुने 10 टू पावर 5 और वॉल्यूम कितना था, तो 10 टू पावर -3 1 ही लीटर था, बस इतना। और डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस गामा। तो देखिए 1 माइनस गामा जो यहाँ लिख रहे हैं ना, उसके बाद देखिए अब डाटा इसको शिफ्ट कर, ये जो था थोड़ा सा देखिए यहाँ पर माइनस में ही है, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा तब ये नीचे आएगा। यानी आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें से जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए आप, 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर 5, तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा, तो 10 टू पावर 2 कॉमन ले लिए। तो देखिए अब जब कीजिएगा तो इधर बच गया 3, क्या बच गया आपका 3, और एलसीएम जब ले लीजिएगा और 1.01 को छोड़ दिए, 1 ही लेने दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए 1.01 भी इंटू में 1.01 ब्रैकेट में, और ये आ गया आपका कितना 3 माइनस, इसको ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा वहां 4.655 हो जाएगा, और 4.655 नीचे आ जाएगा, एलसीएम ले लिए डायरेक्ट नहीं, देख लीजिए, और 1 माइनस गामा। तो अब देखिए यहाँ माइनस जो है आपका क्या है, गामा का वैल्यू आपको दिया हुआ था कितना, गामा का वैल्यू 1.4 दिया था, तो देखिए 1.4 हो गया, यहाँ से एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन यहाँ से आएगा, दोनों ऊपर नीचे कट के प्लस हो जाएगा। और याद कीजिए वॉल्यूम जब एक्सपेंड करता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वर्क डन का जो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, अब क्या लिखिएगा, इसको माइनस कीजिए, तो माइनस कीजिए तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 1.01 इंटू इसमें से इसको घटाइए तो 1.655 इंटू 10 टू पावर 2 प्लस में 10 टू पावर 2 प्लस में, और डिवाइडेड बाई इसको जब कीजिए तब 4.655 इंटू 0.4, माइनस जो आया था दोनों को मिलके एक ही साथ में कटवा दिए। अब अगर गुना भाग कीजिएगा तो हमको नहीं लगता आपको ज्यादा कष्ट होगा, ये लगभग 3 बार का कटेगा, और 3 चौका 12 होता है, 1.2 होगा, ऊपर भी 1 नीचे 1.2, लगभग आपको 100 से नीचे आंसर आने वाला है थोड़ा सा, यानी कि 90.5 जो ऑप्शन है, देखिए इसमें 100 से नीचे एक ही वो ऑप्शन है, एक तो 60 बहुत नीचे है, एक 90 है, और एक 48 है, एक 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा तो आएगा नहीं, आप समझ सकते हैं बात को, तो लगभग 100 के आसपास आएगा। ऐसे गुना भाग अच्छे से करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि क्या कह रहा था। देखिए हम ही पढ़ देते हैं, कहता लीटर ऑफ अ ड्राई एयर at STP expand adiabatically to a volume of 3 liter if गामा एक जो दिया 1.4, तो वर्क डन बाई एयर निकालने के लिए कह रहा था क्या, तो वर्क डन बाई एडियाबेटिक प्रोसेस में जो फार्मूला वो लगा दिए, और यहाँ पर यूनिट चेंज करने के लिए बात कर रहा था। मेनली आपको ये कर रहा था कि आपको कितना समझ है यूनिट डायमेंशन का, यूनिट चेंज कर पाते हैं कि नहीं। अगर लीटर में लीजिएगा तो आंसर फिर जानते हैं दूसरा कोई मैच कर जाएगा जो कम वाला होगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा आपको, अगर यूनिट कन्वर्सन नहीं कीजिएगा तो। इसीलिए आपको इसमें सिंपली आपको एक बार ये फार्मूला लगाने के लिए कह रहा था, और दूसरा बार डायरेक्ट फार्मूला और यूनिट कन्वर्सन आने तीनों का मिक्स कर दिया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, तब 44 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में ही पूछा है, 9 जनवरी वाले में 2020 में, लेकिन यह क्वेश्चन जो है ना जेईई एडवांस में पहले पूछे हुए हैं, है ना, और नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, तीनों सबसे पहले एडवांस इस क्वेश्चन को पूछा था, यानी ग्राफ का कन्वर्सन है, और ग्राफ का कन्वर्सन उन्हीं को समझ में आएगा जिनको सारे प्रोसेस का ग्राफ अच्छे से लर्न होगा। यानी कि आप खुद सोचिए
दिमाग लगाइए, हमको ऑप्शन से नहीं छाटना है, हमको यहाँ देखना है 44 नंबर में क्वेश्चन को क्या देखना है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है आपका, देख लीजिए, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। क्या है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। और आपका ग्राफ जो दिया है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, और फिर ऐसा है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। और लिखा हुआ है यहाँ 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और एरो इधर से है, फिर एरो इधर है, और फिर यानी कि साइक्लिक ग्राफ है। ये पीवी ग्राफ है। अब पीवी ग्राफ को भीटी ग्राफ में बदलना है। किस में बदलना है? यानी इस ग्राफ को, इस ग्राफ के हेल्प से आपको भीटी ग्राफ अपने से बदलना है। अब भीटी ग्राफ जब अपने से बदलना है तो ये तो अब आपको पूरा प्रोसेस पहचानना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। और इसमें आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको बनाने की जरूरत है। अब हम आप लोग से पूछेंगे, हम अपने से नहीं बनाएंगे। चलिए सबसे पहले अंशु बताएंगे 1 से 3 जो है वो कौन सा ग्राफ है। चलिए और बताएंगे आदित्य राज 1 ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ है, कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, कौन सा प्रोसेस का? बोलिए जल्दी से। सर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या क्या बोलते हैं, कब से नहीं पढ़े हैं हीट को? अपना माइक ऑफ कीजिए। आस्था कुमारी, चलिए आप बताइए 3-1 कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वेरी गुड, चलिए आपको याद है। तो चलिए मुस्कान बताएंगे आपका 2-3 ग्राफ। 2-3 ग्राफ कौन सा ग्राफ है? बोलिए जल्दी से। आइसोबैरिक, ठीक है, ठीक है, सही बोले हैं, आइसोबारिक है। ये बात आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से, हम भी समझ लिए हैं बात को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आप बात समझ लिए हैं अच्छी तरह से, है ना। तो चलिए अब हमको यही 2 ग्राफ से बदलना है। अब आपको दिमाग में ये लाना है, आपको दिमाग में ये लाना है, देखिए ध्यान से, पहले टेढ़ा वाला ग्राफ को छोड़, पहले सीधा पे सीधा ग्राफ को सोचिए। 1-3 ग्राफ जो है आइसोकोरिक है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसोकोरिक में भीटी ग्राफ कैसा होता था? आइसोकोरिक में भीटी ग्राफ कैसा होता है? सीधा ऐसा होता है। देखिए आइसोकोरिक में भीटी ग्राफ जो होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे भागेगा। देख लीजिए, हम उधर रफ वर्क कर रहे हैं। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ वैसे भागेगा, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे भागेगा? आइसोकोरिक में तो ऐसे भागा। आइसोबारिक जो है ये वाला 2-3 ग्राफ, वो प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट हो तो देखिए पीवी बराबर एनआरटी होता है, एनआरटी होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर होता है, यानी उसका ग्राफ ऐसे भागेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये हुआ पी कांस्टेंट, ये हो गया भी। चलिए बात करते हैं अब आगे फिर से। देखिए हम ग्राफ कन्वर्ट करने का टेक्निक बता रहे हैं, कला बता रहे हैं, जो भी समझना है आप लोग समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि अगला बार में फिर क्वेश्चन आएगा अलग टाइप आएगा, उसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज, सोचेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, उस बात को समझ रहे थे। देखिए ये पीवी ग्राफ में एक साइक्लिक ग्राफ दिया था, आप उसको भीटी ग्राफ में बदलना है। अभी पीवी से भीटी बदलना है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब की बार हम देंगे पीटी ग्राफ में बदलना है। एक हम बता रहे हैं कि आपको बताना है, तो हम यहाँ मेन ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसको समझने के लिए पहले रफ वर्क उधर कर रहे थे। रफ वर्क ये करते था हमेशा, देखिए पहले कौन सा जो इजी वाला रहेगा उसको पकड़िएगा। तो 1-3 जो है आपका, जिसमें आपका प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जब होता है तो याद कीजिए इसका ग्राफ भीटी ग्राफ कैसा होगा, तो भीटी में ऐसा होगा, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, हमेशा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वो, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए। अब बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये वाला जो है 2-3 ग्राफ है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक का प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर होगा।
यानी ओरिजिन से ग्राफ ऐसे पार करेगा स्ट्रेट लाइन टेढ़ा होकर के। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, प्रेशर कांस्टेंट है। अब पकड़ने का टेक्निक समझिए, एरो किधर से किधर भागेगा। पहला ग्राफ में 1 3 जो है 1 3 है, जिसमें प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ रहा था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए बहुत दिमाग लगाना है ग्राफ कन्वर्सन में, देखने में लगता है बहुत आसान है, कुछ है ये नहीं है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देखिए 1 3 ग्राफ में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि आइसोकोरिक में जिसमें प्रेशर अति आपका वॉल्यूम देखिए देखिए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट था लेकिन प्रेशर बढ़ रहा था, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यानी कि ग्राफ में एरो इस तरह से जाएगा, ये देख लीजिए ध्यान से। अब उसके बाद इसमें था, किसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। बात समझ लीजिए अब ध्यान से, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ग्राफ तो ऐसा हो गया। और आपका क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था और वॉल्यूम घट रहा था। देख लिए वॉल्यूम घट रहा था, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम घट रहा था। जब वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, यानी इसमें एरो ऐसे होगा। देख लिए एरो पहले पहचानिए कि तीर का निशान किधर से होगा। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा दोनों ग्राफ को, क्यों, दोनों के लिए 3 पॉइंट एक ही हैं, 3 पॉइंट दोनों के लिए एक ही है, इस बात को ध्यान समझ लीजिए। यानी 3 पॉइंट जो है ये 3 नंबर जो पॉइंट है, यानी कि वो ग्राफ ऐसे तब 1 और 2 के बीच में ग्राफ फिर खिंचाएगा। 1 2 कैसा होगा अभी हम नहीं लिखे हैं, लेकिन 3 पॉइंट ग्राफ आपका ऐसा ही है, इस बात को समझ लीजिए। अब ग्राफ को कैसे अरेंज कीजिएगा वो आप सोचिए। अब देख लीजिए उस दोनों ग्राफ को कैसे अरेंज करना वो सोचिए। तो फिर से थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि ये 3 से मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है 3 से बन गया है, वॉल्यूम जो कांस्टेंट है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है वो 3 से बन गया है, ऐसा गया है। वॉल्यूम जो कांस्टेंट है देखिए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, ग्राफ का एरो 3 से 1 की ओर था, यानी प्रेशर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, 3 से 1 की ओर था। अब उसके बाद जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है वो वॉल्यूम घट रहा है, 2 से 3 है ना। तो क्या है, वॉल्यूम घट रहा है, जिसमें आपका प्रेशर वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर जो होगा आपका क्या होगा, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ जो है आपका, तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 की ओर है, इस बात को समझ लीजिए। तो 2 से 3 हमको बनाना है आपको हर हाल में। तो प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम घट रहा था, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा, तो टेम्परेचर घटेगा और ग्राफ क्या होगा, 2 से 3 की ओर होगा, 2 से 3 की ओर होगा। देख लिए ध्यान से ऐसा। अब वो दोनों ग्राफ को मिलाना है आपको, समझ लीजिए। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए देख लीजिए अब ध्यान से, देख लीजिए ग्राफ जो होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए आपको हर हाल में। क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ ऐसा होना चाहिए आपका, और ये हो जाना चाहिए 2 1 और ये 3, ऐसा हो गया। और एरो जो है ऐसे जाएगा। और अब बताइए ध्यान से, यहाँ पर जो था, जो भी प्रोसेस था उसका VT ग्राफ भी एडियाबेटिक हो, आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो। आपका जब आपका क्या था, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो टेम्परेचर जो भी ग्राफ हो तो उसके हिसाब से अब देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन में भी कुछ दिया हुआ होगा आपका, है ना, डी नंबर होगा, लेकिन डी नंबर इसमें थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है ऑप्शन। डी नंबर होगा लेकिन डी नंबर में थोड़ा सा गलत क्या बनाया वो हम आपको बता देते हैं। आप बताइए कि अगर आप बी नंबर बोलते हैं तो बी नंबर और डी नंबर में क्या अंतर है, ये बताइए अब आप लोग। ए और सी तो नहीं होगा, बस इतनी समझ लीजिए, ए और सी तो नहीं होगा, लेकिन बी और डी में
बी होगा कि डी होगा, ये बताइए आप लोग। बी बी का सर बी जो होगा, प्रोसेस है क्योंकि ए सर से 2 तक एडियाबेटिक वो में सेम ऑल है। ग्राफ फाइबर बोला है। अच्छा हाँ, और इसमें देखिए फिगर में लिखा है 1 2 इज एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में सीधा ग्राफ कभी नहीं होगा, तो सीधा ग्राफ तो होगा नहीं, इसलिए टेढ़ा वाला ग्राफ नहीं होगा ऐसे, नहीं ये टेढ़ा लाइन होगा। एडियाबेटिक में कोई सीधा नहीं होता, आइसोथर्मल जो टेम्परेचर कांस्टेंट तो सीधा भी हो जाता है ना। इसीलिए आपका जो प्रोसेस होगा वो कौन होगा, आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ग्राफ कन्वर्ट करने आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब इसी को आपको हम देखिए, हमको उतना नहीं पता है, ये VT ग्राफ आप बना दिए, PV ग्राफ को VT में, अब आपको PT ग्राफ में बदलना है, तो कैसे बदलिएगा इसको, ये बदल करके अभी आपको भेजना है कहां पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर। देखिए हम PV ग्राफ को VT ग्राफ में बदल दिए हैं, हमने PV ग्राफ को VT ग्राफ में बदल दिया है। आपको PV ग्राफ को उसी क्वेश्चन के लिए आपको PT ग्राफ में बदल के दिखाना है कि आखिर क्या होगा। जो फास्ट में बना के भेजेंगे, गलत नहीं भेजेंगे, एक बार में सही बना के भेजेंगे, नंबरिंग के साथ एरो के साथ भेजेंगे, है ना। सर किस ग्राफ में चेंज करके भेजना है? इसी ग्राफ को कन्वर्ट करके आपको PT ग्राफ, जैसे कि हम PV ग्राफ को VT ग्राफ में कन्वर्ट किए, आपको हाँ, इस PV ग्राफ को PT ग्राफ में बदल के बदलना है। P और T वर्सेस ग्राफ में हमको बदल करके भेजना है, और इसको फिर हम बदलेंगे, इसलिए अब यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं। अब यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, सिंपली ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है फिर से आपको बनाना है, अपने हिसाब से समझना है और बना करके तुरंत भेजना है। सेम आ गया। चलिए हम अब की बार VT ग्राफ बनाने वाले थे, कौन सा ग्राफ, VT ग्राफ। VT की PT, कौन सा ग्राफ दिया मैंने, PT ग्राफ। चलिए तब PT ग्राफ बनाते हैं। तब PT ग्राफ के लिए फिर से हम रफ वर्क इधर पहले करते हैं, आप समझ लिए, P और T लिखते हैं। देखिए PT ग्राफ में एक इसका प्रेशर कांस्टेंट है 3 का, तो ये ग्राफ जैसे वैसे ही रह जाएगा, मतलब कि ये 3 जो है जैसे है वैसे ही रह जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर ये टेम्परेचर घट रहा है, सॉरी वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, तब P भी बराबर है ना T होता है। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब एरो भी इधर से होगा, मतलब 2 3 इधर से लिखाएगा, थोड़ा फास्ट में 2 3 इधर से लिखाएगा। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, तब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, अब टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और तब तो P डायरेक्टली इक्वल टू भी टेम्परेचर है, यानी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, तिरछा ग्राफ होगा ऐसे, और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ऐसे एरो होगा। और ये 3 से क्या होगा, 1 होगा, देख लिए 3 से 1 होगा, ऐसे होगा। यानी कि ग्राफ लाइन जो आप बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे होगा, देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, देख लीजिए एरो इस तरह से जाएगा। और उसके बाद एडियाबेटिक है तब PT ग्राफ भी वैसा ही होगा, टेढ़ा ही होगा ऐसे हर हाल में, ये यानी ऐसा ही होगा। बात समझ में आ गया कि किन्हीं को कष्ट भी है, बोलिए जल्दी से। सर आइसोथर्मल एडियाबेटिक लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन में वही क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन में ही एडियाबेटिक लिख दिया था। चलिए इसके अगला जो क्वेश्चन है हम उसको अब देखेंगे 44 का। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता चल गया होगा कि क्यों इतना क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लगातार पूछता है। देखिए फिर 46 नंबर कोई पूछे हैं, तब 46 नंबर बतला रहे हैं तुरंत अभी।
यह भी पहले जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो जेई मेन जो है डायरेक्ट उसको पूछा है क्वेश्चन को। आप लोग एक बार देखिए, हम तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, देखिए चलते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, फॉलोइंग फिगर शो टू प्रोसेस ए और बी फॉर अ गैस del Q1 and del Q2 are the amount of heat absorbed by system in two cases. del U and change internal energy. Then देखिए ध्यान से समझिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन को अगर समझना है तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। ये पीवी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक इधर से गया है ग्राफ और एक इधर से गया है ग्राफ ऐसे, और यहाँ पर इनिशियल पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ पर फाइनल पॉइंट लिखा हुआ है। एक प्रोसेस ए इधर से है और एक प्रोसेस बी इधर से है। देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों प्रोसेस का क्या चीज सेम है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। जब दो प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो बताइए दोनों का कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेम होगा? इंटरनल एनर्जी सर। इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी अगर दोनों का सेम है तो डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर दोनों प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी सेम है तब तो लिख सकते हैं कि डेल क्यू जो है डेल क्यू वन इक्वल टू जो हो जाएगा आपका क्या होगा? डेल डब्ल्यू वन हो जाएगा। यानी कि ए से लिखा है डेल क्यू ए बराबर तब तो हो जाएगा डेल डब्ल्यू ए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी दोनों का सेम है। आने की डेल क्यू टू बराबर होगा डेल डब्ल्यू टू हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इतना जब समझ गए तो वर्क डन निकालिए अपने मन से। अब इस प्रोसेस का जब वर्क डन निकालिएगा तो एरिया इसके अंदर का यहां से निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा इस प्रोसेस के लिए, याद कर लीजिए। आने बी प्रोसेस का एरिया ये होगा, तो वर्क डन यहां से समझ में आ रहा है कि डेल डब्ल्यू जो है बी वो आपका लेस है किससे? डेल डब्ल्यू ए से। फिगर से समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि बी प्रोसेस के लिए जब वर्क डन निकालेंगे तो एरिया इसका निकालेंगे इतना ही दूर का, याद कर लीजिए। लेकिन वही जब आपको ए के लिए निकालेंगे, प्रोसेस ए के लिए, तो एरिया कितना दूर से निकालेंगे? यहां से लेके यहां तक। सोच लीजिए अब तो किसका एरिया ज्यादा? ए का एरिया ज्यादा, तो ए का वर्क डन ज्यादा, और ए का वर्क डन ज्यादा तो आपको ये भी पता चल गया कि डेल क्यू टू जो होगा, सॉरी डेल क्यू बी जो होगा, डेल क्यू बी जो होगा वो आपका लेस होगा डेल क्यू किससे? ए से। याद कर लीजिए, अब ध्यान से समझ लीजिए बात को, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इतना बात आप समझ लीजिए। तो देखिए डेल, पहले तो दो ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया आपका, क्योंकि इसमें आप ही कहें कि इंटरनल एनर्जी दोनों का सेम होगा, तो ए भी तो गलत हो गया। इंटरनल एनर्जी सेम दो प्रोसेस में है, सी और डी ऑप्शन में है, लेकिन ए का जो है आपका हीट ज्यादा होगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है कि डेल क्यू ए ग्रेटर देन है डेल क्यू बी से, और दिया है फिर डेल यू ए जो है वो बराबर है डेल यू बी से, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जो पूछे थे वो समझ गए बात को? देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन में चलेंगे 47 में। देख लीजिए ध्यान से, नहीं तो चलिए अब 47 नंबर बनाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसका? 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या होगा। चलिए 47 नंबर देखिए, कहता है सिलेंडर विथ फिक्स्ड कैपेसिटी। एक सिलेंडर है जिसका कैपेसिटी फिक्स्ड किया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसका कैपेसिटी फिक्स्ड कर दिया गया है, और इसका कैपेसिटी जो है यानी वॉल्यूम जो है 67.2 लीटर है। 67.2 लीटर है वॉल्यूम इसका। कंटेन हीलियम गैस है,
इसमें कौन सा गैस है? हीलियम है, एट एसटीपी पर है, एसटीपी पर है। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज इस टेम्परेचर बाय 20 डिग्री। कहता है डेल्टी जो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना जरूरत पड़ा ये निकालिए। और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो चलिए हम आप लोग से जानना चाहते हैं, क्या चीज से जानना चाहते हैं? आप लोग से जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इसमें इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन बताएंगे? माधुरी बताएंगे। आप बताइए कौन सा प्रोसेस का फॉर्मूला इसमें लगाया जाए? डेल क्यू निकालना है हमको, प्रोसेस कौन सा है? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं सिंपल क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर से देख लीजिए ध्यान से। कहता एक गैस सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम का कैपेसिटी, जैसे घर में गैस यूज करते हैं ना आपका 15 लीटर का 20 लीटर का जो आता है गैस यूज करने, वही गैस सिलेंडर है जिसमें 67.2 लीटर गैस भरा हुआ है एसटीपी पर, ऑन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो भी आप जानते हैं, हीलियम गैस लेकिन उसमें है। कहता है उसका टेम्परेचर आने को उसको गर्म कीजिए, टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ जाए, तो बताइए कि कितना हीट आप उसको सप्लाई किए होंगे, ये बताना है। आइसोकोरिक आपके दिमाग में क्यों आया ये बात समझिए आप। हमारे दिमाग में तो नहीं आया, रीजन बताइए। फिक्स्ड कैपेसिटी है ना सर, इसीलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम टैलेंटेड दिमाग है। समझ लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था फिक्स्ड कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो तो कौन होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। देखिए लिखेगा नहीं क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस है, कौन फॉर्मूला लगाना है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया तो मजा आ गया। कहिए कैसे सर आपको मजा आ गया? तो फ्रॉम एबव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ सकते हैं कि एबव प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है। एबव प्रोसेस कौन सा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्क डन नहीं होता, ये बात आपको पता है। तो फर्स्ट लॉ फार्मूला लगाइए तो डेल क्यू इक्वल टू होगा डेल यू, और डेल यू बराबर फार्मूला यहाँ होता है इंटरनल एनर्जी चेंज का फार्मूला, यानी कि डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो एन सी भी डेल टी होता है। इस बात को याद कर लीजिए। तो डेल टी दे रखा है, और आपको ये बताइए, चलिए अब किसी दूसरे से पूछते हैं। नेहा कुमारी आप बताइएगा कि हीलियम कैसा गैस है? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक। तो ये भी पता चल गया। तो अब हमको कोई दूसरा कोई बताएंगे। चलिए प्रियांशी आप बताइए। प्रियांशी माइक ऑन कीजिए। आप बताइए सी भी मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? 3R/2। वेरी गुड, वेरी गुड। सी भी इक्वल टू होता है 3R/2 मोनोटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए? मोनो के लिए। तो सब कुछ तो क्लियर हो गया। अब तो डेल क्यू जो हीट सप्लाई होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम में वो हो गया एन सी बी डेल टी। तो एन 3R/2 आप ही लोग बोले लिखने के लिए, तो लिख दिए, और डेल टी। अब आपको बताइए निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल। और एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। तो एन बराबर हो गया 67.2 बाई 22.4, 3 मोल आ गया। अब बताइए डेल क्यू एट भी क्या हो गया, है ना? 3 गुने 3 गुने 8.31। देखिए इसका ऐसे वैल्यू दे दिया है, 8.31 लेना है, बाई 2 इंटू 20 डिग्री से आपका क्या करना था? टेम्परेचर चेंज करवाने में आपको केल्विन में यूज नहीं करना रहता, ये बात पहले समझ लीजिए। तो ये 10 हो गया। अब हो गया डेल क्यू एट भी जब लिखिएगा 3 से गुना कीजिए, 9 से गुना कीजिए, तो 9 और 9 27, 2 हो गया, और 9 72 2 74 हो गया। कितना हो गया? 74 हो गया। इतना हो गया। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव देना था, लेकिन 1 अंक के बाद देंगे, मतलब इतना जूल आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई कष्ट नहीं हुआ होगा तो 747 मतलब 748 दिया हुआ है, सही दिया है आपका। 748 आपका आ गया, क्योंकि इसको जूल, ठीक है।
तो आप बात समझ में आ गया कि क्या करना था। जो देख लीजिए 47, ये भी जेईई मेन 2019 10 अप्रैल को पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो समझिए। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो हमको बतलाइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं कोई शायद, वह क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। 52 नंबर एक बार पढ़िए जल्दी से, फिर बताते हैं। चलिए अगले क्लास में थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चालू हो जाएगा। देखिए बात समझने की अगर कोशिश करते हैं तो ज्यादा कष्ट तो नहीं होगा बिल्कुल। कहता है सीपी एंड सीवी आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑब्जर्व्ड सीपी माइनस सीवी बराबर ए है फॉर हाइड्रोजन गैस एंड सीएम फिर में नाइट्रोजन गैस, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एन बी। अच्छा सीपी माइनस सीवी, देखिए ध्यान सुनिएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आप लोग बताइए, क्या जानते हैं? आर जानते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, यही ना, ये हम लोग जानते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू ए दिया है और किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए, एच गैस के लिए। और सीपी माइनस सीवी दिया है बी, किसके लिए दिया है बोलिए तो? नाइट्रोजन गैस के लिए, और नाइट्रोजन गैस के लिए। अब कहता है ए और बी में रिलेशन क्या होगा ये बताइए। तो आप लोग मजाक में कर दिया ये क्वेश्चन। आपको ये बताइए कोई भी गैस रहे, मोनोटॉमिक रहे, डायटॉमिक रहे, पॉलीटॉमिक, कोई सीपी माइनस सीवी बराबर आर ही होगा हर हाल में। तो सीपी माइनस सीवी ए दिया, सीपी माइनस सीवी यानी कि ए बराबर बी, आपका आंसर सही होगा। इसमें बनाने की क्या जरूरत था, इसमें तो आपको दिमाग लगाना था, और वही धोखा दे दिया आपको एग्जाम में। देख लीजिए धोखा आप खा गए कि नहीं। सर आंसर दूसरा दिया था, डी दिया आंसर सर। तो गलत तो लिखा गया होगा, ठीक है। ठीक है, वो ऑप्शन गलत लिखा गया, वो प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। चलिए 53 में देखिए कार्नोट वगैरह से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्नोट इंजन हुज इफिशिएंसी इज 40% टेक इन अ हीट फ्रॉम अ सोर्स मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। It is desired to have an engine of efficiency 60%, then the intake temperature of the same exhaust sink। देखिए इसमें ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कितना आसान फिर से दिया है। देखिए 53 नंबर है, आपको हीट इंजन से समझना है मेरी बात को। कार्नोट इंजन रहे चाहे जो इंजन रहे उससे कोई फर्क नहीं। कार्नोट साइंटिस्ट का नाम है। कार्नोट इंजन हुज इफिशिएंसी 40% टेक इन heat from a source maintained at temperature of 500 Kelvin. It is desired to have an engine of efficiency इतना, then intake temperature for same exhaust। मतलब दो बार है आपका, दो इंजन बनाया गया है। एक इंजन ये है और ये इंजन में ऐसे है। देखिए इस इंजन में जो है आपका इंटेक टेम्परेचर जो है 500 है। इंटेक टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन है। लेकिन इसका टेम्परेचर हमको नहीं मालूम है, जो T2 है वो मालूम नहीं है। लेकिन इसका इफिशिएंसी जो दिया हुआ है 40% दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप 40% बराबर क्या लिखिए? 40/100 लिखिएगा। अब 1 माइनस T2 जो निकालना है, अब बाई T1 लिखिएगा, 500 लिखिएगा। अब आप यहां से ये बात समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से T2/500 जब लिखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 4/10 यानी 6/10। तो ये तो कट जाएगा और T2 जो हो जाएगा 300 केल्विन होगा। इस बात को समझ लीजिए। अब कहता है एक दूसरा हीट इंजन लीजिए,
क्या लीजिए, दूसरा हीट इंजन लीजिए जो कि पता नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा कि उसका इफिशियंसी जो है ना वो 60% है, लेकिन सिंक का टेम्परेचर सेम है। एग्जॉस्ट यानी सिंक का टेम्परेचर सेम है, तो सेम का मतलब जो इसका टेम्परेचर सिंक का होगा वही इसका सिंक का होगा, यानी 300 केल्विन दे दिया है। अब आपको T1 निकालना है कि क्या है, मतलब समझ लीजिए बात को, क्या क्वेश्चन कर रहा था। तो फिर से लिखिएगा 60/100 इक्वल टू क्या लिखिए 1 माइनस क्या लिखिएगा T2 यानी कि 300 बाई T1 पता नहीं है। अब देखिए ध्यान से 300 बाई T1 इक्वल टू लिखिएगा 1/6/10, तो ये हो जाएगा आपका 4/10, तो 300 बाई T1 इक्वल टू आएगा 4/10। अब देखिए T1 बराबर हो जाएगा 300 इंटू 10/4। अब समझ लिए बात को, यहाँ से गुना भाग कीजिए कितना आ जाएगा, तब 4 7 बार का लगेगा, 2 5 बार का लगेगा, यानी 750 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 750 केल्विन आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, आंसर 750 नहीं दिया है, अच्छा दिया है 750 केल्विन। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए आपकी बार 54 जो है ना एकदम 53 के जैसा एकदम सेम ही क्वेश्चन है। देखिए तीनों क्वेश्चन एक, जो तीनों क्वेश्चन पूछे 53, 54, 55 सब लोग पूछे हैं, तीनों एक ही क्वेश्चन है। बस आपको लगता है कि कार्नोट इंजन सर नहीं पढ़ा इसलिए क्वेश्चन नहीं बना, ऐसा कोई बात नहीं है, तीनों एक ही क्वेश्चन